नमस्कार, आदाब। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ नसीरुद्दीन शाह साहब की खुद नविश्त सवाने उम्री और फिर एक दिन। आज इसका 23वां बाब यानी 23rd चैप्टर। चूंकि ये चैप्टर भी तवील है, इसलिए इसे भी हम आपको 2 हिस्सों में सुनाएंगे। इसका उन्वान है कुछ नई लहर, कुछ पुरानी बकवास। तो आज सुनिए कुछ नई लहर, कुछ पुरानी बकवास का पहला हिस्सा। चैप्टर 23A। जुनून में मेरी अदाकारी की थोड़ी बहुत तारीफ हुई। फिर ताबड़तोड़ मैंने 2 बड़ी वाहियात फिल्में की, एक शायद और दूसरी ख्वाब। इस उम्मीद से कि जिस तबका नाज़रीन ने सुनहरा में मुझे धुतकार दिया था, शायद इस बार कबूल कर ले। उनकी शूटिंग के दौरान पता चल गया कि ये उम्मीद रखना बेवकूफ़ी थी। डायरेक्टरों ने जैसा कहा वैसा करते हुए भी मैं बिल्कुल अनाड़ी लगा। सारे तनकीद करने वाले जो अब तक इस दिलकश नई सलाहियत वाले एक्टर के गुण गा रहे थे, अब फिक्र में पड़ गए कि कहीं फैसला सुनाने में उनसे जल्दबाजी तो नहीं हो गई। अदाकारी में अपने आप को इतना नाकारा मैंने कभी नहीं पाया था, शायद स्कूल के नाटकों में गाने की कोशिशों के अलावा। यही एहसास मुझे कई बार हुआ है जब कोई ऐसा किरदार निभाना पड़ता है जिसमें खुद एतमादी, बांकपन और खुद से मोहब्बत का संगम ज़रूरी हो, जिसमें साफ तौर से नकली दिखना, दूसरे अदाकारों की छुट्टी करना और नाजरीन के साथ ताल्लुक़ बनाए रखकर अपने किरदार से कुछ फासले पर रहना लाजमी होता है। नाज़रीन कभी यह ना भूलें कि पर्दे पर आप ही हैं। उन्हें कभी ना लगे कि जो किरदार आप कर रहे हैं वो आप बन गए हैं, बल्कि किरदार आप जैसा बन जाना चाहिए। हमारी फिल्मों में उम्र रसीदा नौजवानों, ख़ास तौर पर मर्द का जो झमघटा है अपने जवानी के बोसीदा यादों से आज भी चिपटा बैठा है, इस बात का सबूत है। विग पहने, प्लास्टिक सर्जरी कराए, वो खुर्राट जो जिल्द की टॉनिक या बालों के तेल के इश्तिहारों से करोड़ कमाते हैं, फिल्मों में बुजुर्ग दिखने के लिए अपने बचे खुचे रंगे हुए बालों को सफ़ेद करते हैं, इस बात का ध्यान रखकर कि सफ़ेदी नकली ज़रूर लगे। जैसा अदाकार मैं बनना चाहता था, उस तरह का काम करना मुझे उसकी राह में रोड़ा लगा। ऐसे सीन जो मैं फिल्मों में सैकड़ों बार देख चुका था, उन्हें करना, मुंह पर रोगन पोतना, गाने गाना, बदमाशों की नकली पिटाई करना, इसीलिए तो एक्टर बना था। लेकिन करते हुए ऐसा भौंडा लग रहा था सब कुछ कि उसमें सुधार लाना मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी। इसलिए उन मसाला फिल्मों में जो किरदार मैंने किए, उनमें दिलकश लगने के बजाय
सच्चा लगने की बेकार कोशिश करता रहा। इस तरह की फिल्में मुझे भाती भी नहीं थी और उनमें किस तरह की अदाकारी दरकार थी ये बात आज तक मेरी पकड़ में नहीं आई। यकीनी तौर पर नहीं कह सकता कि उससे फायदा हुआ या नुकसान। पैसे कमाने के अलावा ख्वाब फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के साथ नाचते हुए ये इल्म हासिल हुआ कि मेरे पास एक फालतू बायां पैर है। ख्वाब जब आई तो बुरे ख्वाब ही बन गए। और दूसरी फिल्म शायद हफ्ता भर भी नहीं चली, लेकिन उनकी बदौलत मैं अपनी पहली कार खरीद सका। 18,000 रुपये में एक बदनुमा पुखराजी रंग की सेकेंड हैंड प्रीमियर पद्मिनी, जिसे मिस मेरी का खिताब दिया। उस साल जनवरी में विक्रम मेहरोत्रा, ताहिर और मैं उस खटारा में गिरते पड़ते दहली के गुलाबी जाड़े में जा पहुंचे, जहां स्पर्श की शूटिंग होने वाली थी। ये फिल्म जबरदस्त तोड़ साबित हुई उन कबाड़ के ढेरों का जिनमें हाल में मैंने अपने आप को पाया था। रत्ना एनर्जी में थी और मिस मेरी जब अपना टाम टमेरा ढोकर दिल्ली पहुंची तो पहला पड़ाव उसके पास हुआ। मेरा नया खिलौना देखकर खुश होने के बजाय गाड़ी की फटीचर हालत से रत्ना को लगा कि हमाकत कर डाली मैंने। उसका शुबा 16 आने सही भी निकला। 600 किलोमीटर के सफ़र ने उस बूढ़ी घोड़ी की चूलें हिला दी थी। अगले ही दिन हाँफते लंगड़ाने लगी और शूटिंग के दौरान ज़्यादातर गैराज में ही रही। स्पर्श की ज़्यादातर शूटिंग ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में होनी थी। वहाँ के स्कूल के नाबीना हेडमास्टर मित्तल साहब मेरे किरदार के मॉडल थे। उनके अपने कुछ तजुर्बे भी शामिल थे फिल्म की कहानी में, जो हिदायतकार सई परांजपे ने बड़ी पारखी निगाह से लिखी थी। स्पर्श की कहानी भी एक नाबीना औरत और एक नाबीना मर्द के रिश्ते के बारे में है। शबाना और मैंने इसमें तीसरी बार साथ काम किया। किसी हिंदुस्तानी फिल्म में नाबीना शख्स को उस मिजाज का आज तक नहीं दिखाया गया है। एक ऐसा इंसान जो अपनी अना और दमखम रखता है, जिसे विकलांग यानी माजूर लफ्ज़ से नफरत है और किसी तरह की मदद नामंजूर। मेहरबानी न बर्दाश्त कर पाने का अजीब नमूना थी ये कहानी कि एक हिस्स खो जाने पर कुदरत लाजमी तौर से उसकी भरपाई करती है। शबाना कर रही थी एक बेवा का रोल, जिस पर समाज की मजबूरियां और बदशलदी थी। कहानी बेहद दिलचस्प होने के अलावा एक तीखी चोट भी थी उन तासुबियों पर जो ऐसे लोग एक तीखी चोट भी थी उन तासुबों पर जो ऐसे लोग हमेशा झेलते हैं, जिनमें खुद एतमादी की कोई कमी नहीं होती। अगर आम लोग जैसा सलूक उनके साथ भी होता।
नाबीना बच्चों के साथ ये किरदार करने के ख्याल से पहले तो वैसी मरोड़ें उठने लगी जैसी मिथुन के साथ नाचते हुए उठी थी, लेकिन इस बार मेरी तैयारी ज़्यादा अच्छी थी और ये फिल्म मेरी तबीयत से मेल खाती थी। इसलिए ख्वाब की शूटिंग के दौरान जो झिझक और शिकन सैलाब की तरह उठी थी, मैं उससे निजात पा सका। स्पष्ट की स्क्रिप्ट पढ़ते ही मैंने ये तो तय कर लिया कि मैं क्या नहीं करने वाला हूँ। हिंदी फिल्मों की मानिंद सामने घूरते हुए हाथ फैलाकर लड़खड़ाते, दीवारों से टकराते, अपने आप को बेचारा लाचार ठहराते और इसी तरह की बेवकूफ़ियाँ करना जो ज़िंदगी में नाबीना लोग कभी नहीं करते। स्क्रिप्ट मुझसे बहरहाल इस सब का तकाजा भी नहीं करती थी और सही को तौफीक हुई मुझे काला चश्मा ना पहनाने की। बोली, मैंने मित्तल साहब जैसी खूबसूरत आंखें कभी नहीं देखी। कुछ एक नाबीना लोगों से मेरा वास्ता पड़ा था माजी में। सरधरा की दास्तान गो नानी बाजी और अली के दो सहपाठी जिनके जिस्मानी तौर तरीके बड़े दिलचस्प लगते थे और उन्हें गौर से देखने में, और यही वजह है कि उनके अक्सर बेढब जिस्मानी हरकतों की जिससे वो बेखबर रहते थे। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। कुछ एक नाबीना लोगों से मेरा वास्ता पड़ा था माजी में। सरधना की दास्तान को कुछ एक नाबीना लोगों से मेरा वास्ता पड़ा था माजी में। सरधना की दास्तान गो नानी बाजी और अली के दो सहपाठी जिनके जिस्मानी तौर तरीके बड़े दिलचस्प लगते थे और उन्हें गौर से देखने के बाद समझ पाया कि जिस तरफ वो मुखातिब हो उस तरफ अपनी आंखें नहीं, अपने कान मरकूज करते हैं। और यही वजह है उनके अक्सर बेढब जिस्मानी हरकतों की जिससे वो बेखबर रहते हैं। मैंने लंबा वक्त मित्तल साहब के साथ गुजारा, उनको काम करते देखा और जाना कि नाबीना लोग देखो लफ्ज़ का बेझिझक इस्तेमाल उसी तरह करते हैं जैसे हम और आप। शूटिंग के शुरू होने से एक दो दिन पहले मित्तल साहब और मैंने उनके एक दोस्त जनाब अडवाणी के घर रात के खाने पर एक बहुत ही बेहतरीन और नसीहत आमेज शाम गुजारी। अडवाणी जी भी नाबीना थे और एजुकेशन मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी। खाने के वक्त मित्तल साहब से उनके पसंद पूछने के बाद मैंने एक प्लेट में खाना डालकर उसमें एक कांटा रख के उनको पेश किया। उन्होंने प्लेट तो ले ली मगर खाना शुरू नहीं किया, ना ही उन्होंने मेरे परेशान सवालों का जवाब दिया। प्लेट लिए खामोश बैठे रहे। जब थोड़ी देर में उनकी मंगेतर वहाँ पहुँची तो उन्होंने फौरन कांटा हटाकर चम्मच उनके हाथ में दिया। पता चला कि नाबीना लोग खाने के लिए कभी भी कांटा इस्तेमाल नहीं करते। ये भी पता चला कि दारू का मज़ा खूब लेते हैं, सपने देखते हैं, इब्तदाई रंगों को पहचानते हैं, पालतू जानवर नहीं रख सकते, पैर के नीचे आ जाता है। अडवाणी साहब ने बताया कि नाबीना लोगों के पास एक हिस्स होती है जो कमर के ऊपर काम करती है। इसलिए नाबीना इंसान कभी बिजली के खंभे
या पेड़ या दीवार से नहीं, नीचे पड़ी चीज़ों से ठोकर खा सकता है। हम वहाँ से रवाना होने के लिए सीढ़ियाँ उतर रहे थे कि बिजली चली गई और हम सब आँखों वाले अंधेरे में जहाँ थे वहीं रुक गए। लेकिन मित्तल साहब सीढ़ियाँ उतरते रहे। पता चलने पर कि क्या हुआ है, खिलखिलाकर बोले, तो फिर मेरे पीछे पीछे आइए। अंधेपन के एहसास को थोड़ा बहुत समझने के लिए मैंने आंखों पर पट्टी बांधकर रास्ता ढूंढने या छोटे मोटे काम करने का प्रयास तो किया, पर किसी नाबीना इंसान के जहनी हालत समझने में मैंने जान नहीं लड़ाई। मुझे उस किरदार से खिंचाव होना था, तसव्वुर से अपने को उसकी जगह रखना था। वो किरदार बन नहीं जाना था। शूटिंग से पहले बंबई में प्रैक्टिस के लिए मैंने ऊंचे पावर वाले कॉन्टैक्ट लेंस का जोड़ा बनवाया। सोचा उन्हें पहनकर ना देख पाने की कैफियत के नजदीक आ सकूंगा। उन्हें लगाकर आस पड़ोस घूमा भी, लेकिन चूंकि तब भी धुंधला धुंधला ही सही दिखाई तो देता था, मैंने अपनी कल्पना से काम लिया। इसकी महारत तो मुझे थी ही कि जब चाहूं आवाज की सारी हिस्सियात को सुनूं ही नहीं, देखने की हिस्स को, फिर से पढ़ रहा हूं, सॉरी, इसकी महारत तो मुझे थी ही कि जब चाहूं आवाज की सारी हिस्सियात को सुनूं ही नहीं, देखने की हिस्स को नजरअंदाज करना इतना आसान तो नहीं पर मुमकिन साबित हुआ। खुशनसीबी थी कि मेरी सारी कोशिशें सही राह पर थी और सही की सच्ची स्क्रिप्ट ने तो बहरहाल मेरा काम आसान कर ही दिया था। उस कैरेक्टर को आसान बनाने के लिए बस उसकी पसंद पर चलते जाना था। हिदायत देते वक्त पूरी तरह हम पर भरोसा करके, कभी प्यार से, कभी डांट डपट कर, कभी बाग बाग होकर सही अपनी उस बेहतरीन तख्लीक को कामयाब होते देखती रही। बहुत ही छोटा बजट होने के बावजूद ये फिल्म मिलनसारी और सुकून से बनी कि किसी की अना को चोट नहीं लगी, ना कोई गैर महफूज रहा। मेरे पूरे फिल्मी करियर में एक आधी और ऐसा तजुर्बा है। शबाना ने बेहद हौसला अफजाई की, जैसा कि मेरे करियर के दौरान वो हमेशा करती आई हैं। इस किरदार पर मुझे बड़ा फख्र है और ये फिल्म जब 2 साल के इंतज़ार के बाद रिलीज़ हुई तो बहुत सराही गई, पर ये बातें इतनी अहम नहीं। बनिस्बत मित्तल साहब और उस स्कूल के बच्चों के साथ गुजारे गए बिना किसी हिचकिचाहट के, कहूँगा, बेहद हौसला अफजाई की, जैसा कि मेरे करियर के दौरान हमेशा करती आई हैं। इस किरदार पर मुझे बड़ा फ़ख्र है और ये फिल्म जब 2 साल के इंतज़ार के बाद रिलीज़ हुई तो बहुत सराही गई, पर ये बातें इतनी अहम नहीं बनिस्बत उन बातों के जो मित्तल साहब और उस स्कूल के बच्चों के साथ गुजारे गए लम्हों में थी। ये बात मैं बिना किसी हिचकिचाहट के कह सकता हूँ। आंख खोलने वाले थे वो दिन। जिंदगी के कई नाबीना लोगों का सौम्य धैर्यवान नजरिया, उनकी खुली हंसी, जिंदगी का मजा लेने की तैयारी और अपनी सलाहियतों पर भरोसा, मुस्तकिल अंधेरे को कबूल करने की हिम्मत और उसे जूझने की सलाहियत
शायद ही किसी दूसरे तजुर्बे ने मुझे इतना मरूब किया है। फिर एक दिलखराश लम्हा आया जब उस फिल्म में काम कर रहे एक बच्चे ने पूछा, क्या ये फिल्म हम देख सकेंगे? मेरी ज़बान से बेशक देख सकोगे निकला ही था कि एकदम दिमाग में ये ख्याल कौंधा कि जब वो इसे देखेगा तो अपने आप को पहचान नहीं सकेगा, उसकी आवाज़ दब की जा चुकी होगी। करिश्मा था कि ये लोग सिर्फ आवाज़ या लम्ब से नहीं बल्कि कदमों की आहट से ही कैसे किसी को पहचान लिया करते हैं। नाबीना लड़कियों का स्कूल ज़ाहिर है अलग था। उन लोगों का रवैया काफ़ी हद तक लम्ब्स पर मुनहसर होने की वजह से उनको क्रिकेट खेलते या फ़ोन घुमाते या सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीते देखना ही ज़िंदगी झेलने का एक बेशकीमती सबक था। मित्तल साहब से मैंने सीखा कि ट्रैफिक लाइट का बदलना वो कैसे जान लेते हैं, रास्ता भटक जाए तो किस तरह वापस रास्ता तलाश कर लेते हैं, कैसे सिगरेट सुलगाते हैं, कैसे दस्तखत करते हैं। ब्रेल के जुमले सीखने के बावजूद उसे पढ़ना मेरे बस से क्यों बिल्कुल बाहर रहा, मित्तल साहब ने समझाया। आँख वालों की उंगलियों के पोरों में ब्रेल पढ़ने की संवेदना नहीं होती, न उसे पढ़ने की ज़रूरत। इस फिल्म के निर्माता बासु भट्टाचार्य को बहरहाल संवेदना से काम लेने की आदत बिल्कुल नहीं थी। उनकी पहली फिल्म तीसरी कसम को देर से सही बड़ी शोहरत मिली थी और अब वो छोटे बजट वाली लीग से हटकर फिल्में बना रहे थे। अपने यूनिट में किसी को एक दमड़ी ना देने की आदत थी उनकी। तो ये जानकर उछल पड़े होंगे कि इतने सारे उत्साही, खासकर दिल्ली के, मुट्ठी बराबर रकम के लिए उस फिल्म में काम करने को तैयार हैं और अदाकार भी फीस की बात किए बिना, शर्तें लगाए बिना बेझिझक इससे जुड़ गए। बहुत ही अच्छी फिल्म जो मकबूल भी हो सकती थी, उन्हें कौड़ियों के दाम मिल रही थी। दिल्ली पहुंचने पर पता चला कि शबाना और मुझे उनके एक दोस्त के घर ठहराया गया था और शूटिंग इस तरह तय की गई थी कि आने जाने के लिए मेरी कार का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन मिस मेरी के इलाज में न सिर्फ इतना पैसा लग गया जितना उसे खरीदने में लगा था, बल्कि वो महीना भर अस्पताल में ही रही। शूटिंग खत्म होने पर वापस साथ चलने वाले मुसाफिर दूसरे थे। मेरी बेहद अजीज दोस्त और कई फिल्मों की सहपाठी रेणु सलूजा मरहूम और गपोड़ शंख विधु विनोद चोपड़ा, जो उस वक्त उसका शौहर था। वापसी के सफ़र में 45 दिनों की शूटिंग से ज़्यादा झुंझलाहट हुई, जिसकी तायद हर वो शख्स करेगा जिसे 2 दिन लगातार विनोद चोपड़ा की आवाज़ सुननी पड़ी हो। जितने दिन बिना तनाव, बेचैनी और थकान के बीते थे, उनकी कमी विनोद के मुंह की बवासीर ने 2 दिन के सफ़र में पूरी कर दी। उस फिल्म को बनाने में मैं इतना खो गया था कि कोई मेहनता ना मिलने की बात सूझी ही नहीं मुझे, जब तक बम्बई पहुंचा और ताहिर को पता चला। वो हट्टा कट्टा पठान वफादार होने के अलावा मुझसे गहरी मोहब्बत करने लगा था। उसने हलफ उठाया कि भट्टाचार्य जी से पैसे निकलवा कर रहेगा
और इस मकसद से हर सुबह उनके घर जब वो तुलसी की चाय पी रहे होते तो मुखिल होता और नरमी से नसीर भाई पेमेंट दादा की याद दिलाता। ताहिर का तमीज़दार रवैया और गठीला डील डॉल साफ ऐलान करता, मुझसे पंगा ना लेना, और आखिरकार पत्थर पर निशान पड़ ही गया। उसने एक दिन फातिहाना अंदाज में 10,000 रुपये की गड्डी मुझे पेश की, साथ में दादा से उकलवाए पेट्रोल के 2,000 रुपये भी। दादा ने आजिज़ आकर सोचा होगा कि सुकून से नाश्ता करने के लिए यह कीमत नामुनासिब नहीं है। बासुदा से साबिका फिल्मी प्रोड्यूसरों से पैसे निकलवाने का एक इब्तदाई सबक था। निर्माताओं के कोई पैसे नहीं वाले बहाने सुनकर मैं अक्सर सोचता कि सिर्फ कड़के लोग ही फिल्में क्यों बनाते हैं। यही राग अक्सर व बेशतर गंभीर फिल्म वाले भी यही राग अक्सर व बेशतर गंभीर फिल्म बनाने वाले भी अलापने लगे थे, और नतीजा ये कि उनमें से कई के साथ रिश्ता तोड़ना पड़ा, जिसका मुझे कतई अफसोस नहीं हुआ। ओमपुरी उस वक्त तक स्पर्श के अलावा कई फिल्मों में मुआविन किरदार कर चुका था। दिन कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे उसके, पर इतना उद्यमी था कि मजमा नाम की नाटक कंपनी शुरू की। मजमा का पहला प्रयास गोविंद देशपांडे का लिखा अध्वस्थ धर्मशाला का हिंदी वर्जन था, जो बेहद कामयाब रहा, और ओम अपने दम पर पहचाना जाने लगा। कच्चे नौजवान अदाकारों को लेकर पैसे की सख्त कमी के बावजूद पेश किए गए उस नाटक ने पृथ्वी थिएटर का इफ्तिताह किया और बाद में बड़ी शोहरत पाई। पहले शो में और उसके बाद एक आध शो में कुछ छोटे मोटे किरदार किए मैंने और रत्ना ने भी। इस बीच जुनून की शूटिंग के दौरान बेंजामिन गेलानी के साथ मेरी खूब घुली, और उसकी जिद पर वेटिंग फॉर गोडो पर हमने काम शुरू किया। अलीगढ़ में जाहिदा आपा के इसरार पर यह बेमानी नाटक पढ़कर चिढ़ हो गई थी, और एनएसडी में फेल होते होते बचा था। इस पर तंजिया मजमून लिखकर। बेंजामिन इतना जोर न देता तो मैं इस नाटक को हाथ भी न लगाता। पूरे 1 साल से जूझने के बाद जब लगा के दिखाने के लायक हो गया है, तो 29 जुलाई 1979 यानी 29 जुलाई 1979 को ओम ने मजमा के सौजन्य से वेटिंग फॉर गोडो का पहला शो करवाया। बेन ने कुछ महीने बाद मॉटली कंपनी का आगाज किया, जो आज तक कायम है। यह नाटक भी जो हमारी समझ में आना तब शुरू हुआ जब उसे समझने की कोशिश हमने छोड़ दी। ओम की सुलगती धरती पुत्र वाली छवि से बाद में बहुत से निर्माता मुतासिर हुए, पर उसकी चुंबकीय सादगी पर, माफ कीजिएगा, ओम की सुलगती धरती पुत्र वाली छवि से बाद में बहुत से निर्माता मुतासिर हुए, पर उसकी चुंबकीय सादगी पर्दे पर सबसे पहले गोविंद निहलानी ने पेश की आक्रोश में। ओम सदमे के मारे खामोश आदिवासी की शक्ल में इतना खरा उतरा कि लोग आज भी याद करते हैं उसे। मैंने बचाव पक्ष के और अमरीश पुरी ने इस्तगाजा के वकील की भूमिकाएं की। स्पर्श की शूटिंग के बाद बम्बई वापस पहुंचे और आक्रोश की शूटिंग के लिए अलीबाग रवाना होने के बीच बमुश्किल 1 दिन था। स्पर्श की सौम्य
सपनों जैसी दुनिया से बिल्कुल परे, छोटे कस्बों के बदउनवानी पैदा करने वाली और हवस और सियासत के उस नर्म सत्य में दाखिल होना बमबारी साबित हुआ। बंबई में जो एक दिन मिला, उसमें विनोद चोपड़ा की आवाज़ अभी पूरी तरह सर से निकाल नहीं पाया था कि उसी रोज़ दोयम दर्जे के एक निर्माता एवी मोहन ने मुझे मिलने बुलाया। बहुत सारी बेहुदा फिल्में बना चुके थे, लेकिन इस बार उन्होंने एक फर्स्ट क्लास फिल्म और हीरो का रोल देने का वादा किया। मैं राज़ी हो गया, लेकिन इस बार उन्होंने एक फर्स्ट क्लास फिल्म और हीरो का रोल देने का वादा किया। मैं राज़ी हो गया। जेब में और पैसों की खनक और असली हीरो के किरदार के लालच में मोहन जी ना जाने क्यों हर बात के शुरू या बीच में मतलब का तकिया कलाम जरूर डालते थे। हॉलीवुड फिल्म जोरबागर देखा सर? मतलब बस वही अमजद भाई गर्ग का रोड, और आप मतलब जवान हीरो का रोड में आक्रोश से तो पेट्रोल तक के पैसे नहीं मिलने वाले थे, और मोहन साहब 30,000 रुपये देने को तैयार थे। हाँ कहने में मुझे एक पल भी नहीं लगा। अब बच्चा फिल्म की कहानी का गैर ज़रूरी मामला। डायरेक्टर थे अमजद खान के बड़े भाई इम्तियाज़, जो कुछ देर बाद तशरीफ़ लाए, और जो स्क्रिप्ट सुनाई उन्होंने, वो पहले ही दिन की शूटिंग में बिल्कुल मनगढ़ंत साबित हुई। ये फिल्म कुछ 2 साल बाद जब आखिर मुकम्मल हुई, तो सुनाई गई कहानी से इसका कुछ लेना देना नहीं था। इस फिल्म के तजुर्बे ने हिंदी मसाला सिनेमा से जो घिन थी मुझे, उसे दोबाला कर दिया। जो इम्तियाज़ खान ने सुनाया था, आम मकबूल हिंदी फिल्मों की जितनी कहानियां मैंने अब तक सुनी हैं, उन सबसे ज़्यादा मनोरंजक और दिल छूने वाली थी। जाहिर है कि उस दिन जो भी उन्होंने सुनाया था, हाथों के हाथ बनाकर सुनाया था। तो ये था नसीर साहब की खुद नविश्त के 23वें बाब का पहला हिस्सा। कल फिर आऊँगा, उसके आगे का हिस्सा सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।